हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं ईएमआरएस इंग्लिश का। एक्चुअली बात क्या है कि मैं आप लोगों को इससे पहले मेजर फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर करा रही थे वो भी इसी के लिए ही, मगर जब तक उस पर ईएमआरएस का टैग ना लगाओ ना तब तक चीज़ें लोग जो है उनको लगता नहीं है कि ये ईएमआरएस के लिए है। तो बात ये होती है कि जो दिखता है वो बिकता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम जो है ईएमआरएस मेजर फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाज आल्सो जो थे मेजर फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश वर आल्सो फॉर द पर्पज ऑफ ईएमआरएस। मगर ये भी जो है अब ये एक क्वेश्चन आया टाइप्स मैंने लिया है जो आपको इसमें वो लगाए हैं क्या, सिलेबस लगाए हैं, सिलेबस तो मैं बता देती हूँ सिलेबस फिर। ये मेरे हाथ में ईएमआरएस टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश के सिलेबस हैं, वो लगाना भूल गए तो मैं आपको बता देती हूँ कि ईएमआरएस पीजीटी इंग्लिश का सिलेबस है। दोस्त हु हैवंट सीन दिस सिलेबस सो फार, वो उन लोगों के लिए वो सुन लें कि क्या है इसमें। पहला जो पार्ट है वो रीडिंग है, अनसीन पैसेजेस टू असेस कॉम्प्रीहेंशन, नहीं तो कोई बात नहीं, इंटरप्रिटेशन और नोट मेकिंग, समराइजेशन, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स हैं, नोटिस, फॉर्मल इनफॉर्मल, इनविटेशन, रिप्लाईज, राइटिंग अ स्पीच, एडवर्टीजमेंट्स, ये सब हैं। ग्रामर में है गैप फिलिंग, टेंसेस, क्लॉजेस, क्वेश्चंस ऑन रीऑर्डरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। लिटरेचर में शेक्सपियर्स वर्क, रोमांटिक पीरियड जिसमें शेले, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज एटसेट्रा, 19th and 20th सेंचुरी अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेमिंगवे, विटमैन, हॉथॉर्न, एमिली डिकिंसन, बर्नार्ड शॉ, आर्थर मिलर एटसेट्रा दिया हुआ है। और इसके बाद मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निसम स्किल, के एन दारूवाला, रस्किन बॉन्ड एटसेट्रा ये दिए हुए हैं। मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशिया। ये था ईएमआरएस पीजीटी इंग्लिश का। इसके बाद था ईएमआरएस टीजीटी का सिलेबस है, ये मेरे हाथ में। ईएमआरएस टीजीटी में भी सेम यही लिटरेचर का सिलेबस है, सेम जो मैंने अभी बोला वही है। और राइटिंग एबिलिटी में वन शॉट टास्क सच एज नोटिस, मैसेज और पोस्ट कार्ड, उनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ग्रामर, टेंसेस, मॉडल्स, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्लॉजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जो है जनरल पार्ट है ग्रामर का। तो ईएमआरएस टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही आज का ये क्वेश्चन तैयार करा गया है। इसमें कुछ क्वेश्चंस ग्रामर के हैं, कुछ क्वेश्चंस लिटरेचर के हैं। लिटरेचर वाला पार्ट जो शुरुआत ही करी है वो रोमांटिक एज से शुरुआत करी है। और अब इसके साथ मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारी बुक है द पाथ टू विक्ट्री, और ये जो है अब भाई गुड थिंग्स टेक टाइम, तो वही वाली बात है। और ये किताब हमारी जो है 5 तारीख को ये फिजिकल फॉर्म में आई थी, और अब ये किताब जो है काफ़ी सारे लोगों ने इसकी को बुक करा है और अब ये जानी शुरू हो गई हैं। तो अब लोगों के पास मैसेजेस आने शुरू हो गए होंगे कि आपके पास हो जाएंगे, अगर नहीं आए मैसेज तो मैसेज आ जाएंगे कि भाई आपकी बुक सब डिस्पैच हो गई है और आपको जो है ये कोरियर का नंबर वंबर जो भी है वो आपको मिलना शुरू हो गया। तो ये है हमारी बुक है, ये मिलती है हमारे ऐप पर। एक छोटा सा ऐप है हमारा नन्ना सा जिसका नाम है इंग्लिश सूत्रा, और वो ऐप जो है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो आप जो है उस पर उस ऐप को पता है उसके अंदर और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, तो वो जो है उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। उसके फिर स्टोर में जाकर आपको विभिन्न कोर्सेज़ की जानकारी मिल जाती है। ये किताब भी आप देख सकते हैं, और उसके बाद और अन्य कोर्सेज़ पर भी नज़र डाल सकते हैं। हमारे अन्य कोर्सेज़ क्या हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। एक नया कोर्स यूपीटीजीटी का शुरू करा है, 15 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, लाइव बैच है। इसके अलावा ये एक हमारा अब ये जो है वाइंड अप हो रहा है, अब इसका वीडियो बैच आएगा। ये जो है हमारा प्रैक्टिस सेशन है, और अब जल्द ही पीजीटी का स्टार्ट होगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेशन है हमारा। और लेकिन ये सेशन ये बहुत अच्छा है, बहुत ही कम पैसों में ये एक बहुत ही अच्छा जो है बैच है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं यार इतने पैसों में तो लोग पूरा का पूरा यूपीटीजीटी पीजीटी का बैच बेच देते हैं, तो कोई बात नहीं ना, क्वालिटी मैटर्स, तो ये भी चीज़ होती है। तो मैंने बनाए हुए इसमें प्रैक्टिस पेपर्स हैं, 50 के अराउंड प्रैक्टिस पेपर्स इसमें करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा ये हमारा जो है वो एक वीडियो बैचेस हैं यूपीटीजीटी का, पीजीटी का, ये सब आपको ऐप पर जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं।
बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो EMRS का आज टॉपिक है और वही हमें आज स्टार्ट करना है। तो कहाँ है? उसी में ही था? अच्छा, आगे ही था उसके। ओह अच्छा, ओके। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखिएगा। वर्ड्सवर्थ वॉज पॉपुलरली नोन एज द पोएट ऑफ। अब आप लोगों को अगर रोमांटिक एज के बारे में अगर हम बात करें तो रोमांटिक एज जो एज कहलाती है, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहलाती है, 1798 से शुरुआत मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये वो टाइम था जिस समय लिरिकल बैलेट्स जो है आई थी। ये एज जो है इट वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट नियो क्लासिकल एज। क्यों? नियो क्लासिकल एज में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को वैल्यू दी गई थी, ये एज उसके अगेंस्ट थी। इस एज में दो तरीके के पोएट्स थे, एल्डर रोमांटिक्स एंड यंगर रोमांटिक्स। एल्डर रोमांटिक्स वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, साउदे, और यंगर रोमांटिक कीट्स, शेले, बायरन, ये सब हमारे यंगर रोमांटिक्स थे। तो जो हमारे वर्ड्सवर्थ हैं उनको कहा जाता है लेक डिस्ट्रिक्ट के, ये कहलाते हैं द पोएट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट। क्यों? हालांकि ये जो टर्म था द लेक पोएट्स, ये एक डेरोगेटरी टर्म था फ्रांसिस जेफरी के द्वारा दिया हुआ, और ये जो है इसमें कहा गया था कि ये पोएट्स जो है इनका दायरा बहुत सीमित है। ये वर्ड्सवर्थ कहलाते थे द पोएट ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट। तीनों को कहा जाता था वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदे। बेसिकली वर्ड्सवर्थ ही थे जो लेक डिस्ट्रिक्ट के पोएट थे। उसके बाद हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये देखिएगा। द फॉल ऑफ द प्रिजन ऑफ बेस्टाइल दैट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड ऑन। फ्रेंच रेवोल्यूशन था क्या? फ्रेंच रेवोल्यूशन था कि यहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट इज ये एक टायरनी के अगेंस्ट था। टायरनी के अगेंस्ट था, मतलब राजा का जो आम जनता थी वो बहुत ज़्यादा दब चुकी थी, बहुत ज़्यादा जो है वो एक रिवोल्ट जो है वो उन्होंने किया। और बेसिकली उनका ये था कि एक लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का नारा दिया, और जो है एक वो वक्त आया था कि जिसमें जो है उन्होंने सारे उसको अपने हाथ में ले लिया था जनता ने। एक वर्ड्सवर्थ की पोएम भी है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें माइटी वर द ऑक्सिलियर्स, ब्लिस वाज इट दैट डॉन टू बी अलाइव। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एक उम्मीद थी कि अब मोनार्की और उसके सब्जुगेशन से मुक्ति मिलेगी, एंड दोज जो कि जो एक समाज का दबा कुचला वर्ग है वो जो है जब उसके हाथ में पावर आएगी तो वो अपने जैसे लोगों की कंडीशन समझते हुए उनको जो है वो एट पार लाने की कोशिश करेंगे। मगर कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। द सेम थिंग हैपेंड विद दोज पीपल हु गेन्ड पावर आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये कब हुआ था? जुलाई 4, 1789। तो ये है, दैट इज जुलाई 4, 1789। Now the next one is the Romantic age is also known as the age of Pope, age of Dryden, age of Johnson या age of Wordsworth। Romantic age को कहा जाता है age of Wordsworth भी जो है वो कहा जाता है। It is also called the age of Wordsworth। Just give me a minute। ये मैं एक वही चीज देख रही थी, मेरे दिमाग में जो है वो आ रहा था कि मेरे दिमाग में 4 जुलाई का यही वो चल रहा था। मैं पढ़ा तो आपको रही थी मगर मुझे वही चीज दिख रही थी कि मैंने कहा कहीं कुछ गड़बड़ है। जुलाई तो है मगर 4 नहीं है, और वही मैं ऑप्शन देखने के लिए गई थी। ये टाइपिंग एरर हो गई है, जुलाई तो है मगर 4 नहीं है। मैंने कहा यार मेरे जन्मदिन वाले दिन तो ये काम नहीं हुआ था। दैट इज जुलाई 14, 1789 है।
दैट्स जुलाई 14। वो कहते हैं ना कि खोपड़ी में घंटी बजनी शुरू हो जाती है और कहीं से कुछ गलत जो है वो लगता है। तो वही सोच रही यार जुलाई 4 तो नहीं है, इसलिए मैंने एक बार सोचा जरा ऑप्शन देख कर आऊँ कि जुलाई 4 है या जुलाई 14 है। तो ये था कि भाई जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जुलाई 4 1789, तो यही चीज है कि द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल अकर्ड इन पेरिस France on July 14, 1789, when revolutionary insurgents attempting to storm and seize control of the medieval armory fortress and political prison known as the Bastille। 14 जुलाई 1789 को बेस्टाइल को जो है वो उसको पे कब्जा करा गया था। दैट इज जुलाई 14। ये टाइपो एरर है और बहुत बड़ी टाइपो एरर है, कोई बात नहीं। मेरे हस्बैंड आजकल बिना चश्मा लगाए जो है वो टाइप करते हैं, इसलिए हो जाता है थोड़ी बहुत गलती, और ये मेरे को भी लग रहा था, गलती तो मेरी भी से भी हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, द रोमांटिक एज इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ। रोमांटिक एज को कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोमांटिक एज की जो शुरुआत है वो हुई थी बाय लिरिकल बैलेड से। तो इसको कहा जाता है, इस एज को उस एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट के नाम से जाना जाता है, एंड दैट इज वर्ड्सवर्थ। सो दैट इज, इट इज नोन एज द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। Who gave the romantic period the title of the Renaissance of Wonder in poetry? एक्चुअली इस एज को रेनेसांस ऑफ वंडर ऑफ पोइट्री किसने जो है वो दिया है? तो अगर आप पहले हम समझते हैं रेनेसांस, रेनेसांस का मतलब था रिवाइवल ऑफ लर्निंग। रेनेसांस एज कहा जाता है क्वीन एलिजाबेथ की एज को और 16th सेंचुरी को, भाई जब लिटरेचर में एक रिवाइवल ऑफ लर्निंग जो है वो हुआ था। ये था रेनेसांस ऑफ वंडर, यानी कि चीज़ों में आश्चर्यजनक रूप से चीज़ों में एक बैक टू नेचर और सारे बंधनों को तोड़ देना। तो रेनेसांस ऑफ वंडर जो टाइटल दिया था दैट वाज गिवन बाय थियोडोर वॉट्स डंटन। तो दैट इज थियोडोर वॉट्स डंटन। आफ्टर whom did Wordsworth become the poet laureate of England? पोएट लॉरिएट होते क्या है? पोएट लॉरिएट का मतलब होता है कि जो जिनको एक राज कवि होते हैं जो पोएम्स लिखते हैं जस्ट फॉर जो है फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द किंग, अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। वर्ड्सवर्थ इकलौते ऐसे पोएट लॉरिएट थे जिन्होंने अपनी पोएट लॉरिएटशिप के दौरान कोई कविता नहीं लिखी, और जब उन्होंने पोएट लॉरिएटशिप ली तो बहुत सारे जो पोएट्स थे वो उससे नाराज हो गए थे। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने तो उन्हें लॉस्ट लीडर भी कहा था कि वो अपने मुद्दे से भटक गए। तो ये पोएट लॉरिएट, क्योंकि पोएट लॉरिएट का बनना कि आप अपनी जो एक स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप उसको जो है आप उसको दे रहे हैं, उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आप जो है, क्योंकि अगर आप किसी के अंडर में काम करते हैं तो ऑब्वियसली आप खुल के नहीं लिख सकते। तो इसीलिए इस जो पोएट लॉरिएटशिप जब उन्होंने एक्सेप्ट करी थी, मेनी पीपल मेनी जो पोएट्स ऑफ दैट एरा वेंट अगेंस्ट वर्ड्सवर्थ। तो दैट इज किसके बाद बने थे? रॉबर्ट साउदे के बाद, साउदे के बाद बने थे। मैन इज बॉर्न फ्री बट अलास ही इज एवरीवेयर इन चेन्स, हु सेड दिस? किसने कहा है कि इंसान पैदा तो जो है वो फ्री हुआ है मगर ही इज इन चेन्स, एवरीवेयर इन चेन्स? तो ये जो कमेंट है ये किया गया है ये कमेंट जो है ये रूसो के द्वारा है, ये तो आप सबको पता है। ये उनकी एक किताब है जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट से जो है ये लिया गया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और ये 1762 में ये बुक जो है वो आई थी। तो इसका जो मीनिंग है वो यही है कि अगर इंसान पैदा तो जो होता है वो फ्री होता है, मगर जब पैदा होने के बाद बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उसको
बंधनों में बांध लेती है। मैन इज बॉर्न फ्री, ये कॉन्सेप्ट जो है ये बैक टू नेचर का जो है वो वर्ड्सवर्थ ने रूसो से ही लिया। रूसो का की बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, 1762 में लिखी गई थी, वहां से ये दिया गया है मैन इज बॉर्न फ्री बट अलास he is everywhere in chains। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, just for a handful of silver he left us, just for a ribbon to stick in his coat। Browning wrote these lines about Wordsworth referring to a handful of silver, meaning thereby। handful of silver का क्या मीनिंग है? अगर आप ऑप्शन देखें, the royalty paid to him by his publishers, a pension granted to him by the British government, a gift given to him by the French revolutionaries, an endowment given to him by a वेल विशर। ये मैंने बताया जब उन्होंने पोएट लॉरियटशिप एक्सेप्ट करी थी तो उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो पेंशन ग्रांट की गई थी ये उस पर लिखा गया है। दैट इज बी, अ पेंशन ग्रांटेड टू हिम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो आंसर इज बी। Who wrote the Ode to France under the influence of the French Revolution? ये है इसका नाम, वैसे फ्रांस एंड ओड है इसका नाम, और ये लिखा है कॉलरिज के द्वारा लिखा गया है, सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा। इसमें उन्होंने अपने पॉलिटिकल व्यूज बताए हैं। पहले उन्होंने अपना एंथुसियाज्म दिखाया है एक फ्रेंच रेवोल्यूशन पे, मगर फिर उसके बाद उन्होंने अपना डिसअपॉइंटमेंट भी दिखाया है जब those people invaded स्विट्जरलैंड। तो ये फ्रांस एंड ओड लिखा फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रभावित होकर लिखा है कॉलरिज ने, और इसमें उन्होंने अपने पॉलिटिकल व्यूज जो है वो दिखाए। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज Wordsworth's preface to the lyrical ballad was a separate preface to the lyrical ballads है क्या? Actually Wordsworth का preface to the lyrical ballad उनकी theory of poetry है, और ये कब ऐड हुआ था? 1798 में उनका lyrical ballads आया था, but in it वो उन्होंने अपनी theory of poetry नहीं दी थी। ये second edition में जो है उन्होंने दी थी 1800 में जुड़ा था preface। तो ये second edition में उन्होंने अपनी theory of poetry दी है, the preface to the second edition of the lyrical ballads। ये क्वेश्चंस इसी तरीके के क्वेश्चंस लगता है EMRS में आएंगे जिस तरीके के इन्होंने पूछ रखे हैं। तो नोन टू अननोन चलना चाहिए, तो पहले मैंने रोमांटिक एज लिया है, उसके बाद जो अननोन है जैसे वर्ल्ड लिटरेचर वाला पार्ट है वो भी मैं लूँगी, मगर पहले मैंने सोचा वर्ल्ड लिटरेचर वाला पार्ट ले, क्योंकि जब सबको समझ में आता है तो लोग ज़्यादा खुश होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो दो चार चीज़ें जो हैं दो चार लोगों को पता हो। तो The beginning of the romantic movement is marked by the Rime of the Ancient Mariner, Tintern Abbey, Lyrical Ballads, Kubla Khan। कि भाई रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत जो मानी जाती है, इस एज की शुरुआत जो मानी जाती है वो 1798 से मानी जाती है, क्योंकि इस वक्त ये किताब आई थी लिरिकल बैलेड्स। Who is known as the priest of nature? Coleridge, Arnold, Tennyson, Browning। हैं तो ऑप्शन ही गड़बड़ कर दिए हैं। ये क्वेश्चन के ऑप्शन गलत कर दिए। प्रीस्ट ऑफ नेचर जो है वो कहलाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ये तो आपने भी क्वेश्चन देख के पता लगा लिया होगा कि किसको जो है कहा जाता है। ये थोड़ा सा जो है आज गलती हो गई है। विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है प्रीस्ट ऑफ नेचर। Wordsworth was accused of being the lost leader by Sir Walter Scott, Matthew Arnold, Lord Tennyson, Robert Browning। वर्ड्सवर्थ को अक्यूज किया गया था लॉस्ट लीडर, जो अपनी ही आइडियोलॉजी से भटक गए हैं, और वो किसने कहा था? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, इसी पोयम में द लॉस्ट लीडर में। If winter comes, can spring be far behind? This is the concluding line of। ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है पीबी शैले की पोयम ओड टू द वेस्ट विंड की। टर्जानिमा में लिखी हुई ये पोयम है, और इसके बहुत ही खूबसूरत मीनिंग है कि अगर आज दुख है तो कल सुख भी होगा। If winter comes, can spring be far behind?
Poets are the unacknowledged legislators of the world. Who said this? William Wordsworth, Shelley, Carlyle, Keats. ये कथन है शेले का डिफेंस ऑफ पोइट्री. इसमें उन्होंने ये कहा है कि पोएट्स भले ही उनको वो चैम्बर्स में नहीं बैठते, वो उनके द्वारा बनाए हुए लॉज के स्टेचर्स नहीं होते, मगर वाकई में जो वर्ल्ड है उसके लिए लॉज सेट कौन करता है? पोएट्स करते हैं. तो ये कहा है किसने? पी.बी. शेले ने डिफेंस ऑफ पोइट्री में. A young friend of Wordsworth left his legacy of dash to him. 900 pounds, 1200 pounds, 600 pounds, 400 pounds. रेजले कैलवर्ट नाम के वर्ड्सवर्थ के दोस्त थे जिन्होंने उनको 900 पाउंड्स की एक विरासत जो है वो दी थी, और उसमें था कि जिससे कि वो अपना जो पोइटिक करियर है उसको आगे बढ़ा सके. रेजले कैलवर्ट के द्वारा दिया गया था. The preface to the 1800 edition of Lyrical Ballads contained Wordsworth's attack on the classicism, rationalism of William Godwin, the neoclassic versification, gaudiness and inane phraseology. अब भाई बात यह है कि उन्होंने जो इसमें कहा था a poet is a man speaking to men, तो उन्होंने इसमें विरोध किया था बहुत ही फैंसी और मूर्खतापूर्ण जो है फ्रेजोलॉजी को यूज करने का उन्होंने विरोध किया था. तो बेसिकली उन्होंने बहुत ज़्यादा पेडेंटिक वर्ड्स और जो है जो बहुत ही जैसे कि इन्फ्लेटेड वर्ड्स को यूज करने पे के पे अटैक जो है वो किया था. तो इसका आंसर है दैट्स डी. लिरिकल बैलेड्स ओपन्स विद. लिरिकल बैलेड जो पहला एडिशन जो कलेक्शन आया था 1798, 23 पोएम्स और 19 बाय वर्ड्सवर्थ, 4 बाय कॉलरिज, और ये जो है वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे पे खत्म होती है और कॉलरिज के राइम ऑफ द एंशिएंट माइनर से शुरू होती है. दैट्स बी. Though Keats was the least affected by the French Revolution directly, which of his works has the revolutionary implications? Hyperion, Endymion, Ode to Autumn, Ode to a Nightingale. Keats एक ऐसे पोएट थे जिन पर फ्रेंच रेवोल्यूशन का इतना प्रभाव देखने को नहीं मिलता, मगर उनकी जो पोएम है हाइपीरियन, ये जो है इसमें ये कहा जाता है कि इस पोएम में उनका जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट देखने को मिलता है. दो बहुत कम, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट उनकी हाइपीरियन में देखने को मिलता है. कहीं ना कहीं ये एक रिवोल्ट को बताती हुई पोएम है, तो इसीलिए ये इस पोएम में फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्रभाव देखने को मिलता है, ऐसा क्रिटिक्स का मानना है. The Prelude by Wordsworth is a. Prelude by Wordsworth क्या है? Philosophical, metaphysical, autobiographical, historical. Prelude lyrical Bildungsroman कहा जाता है. ये उनकी spiritual autobiography है, और इसकी पूरी जो है मैंने इसके क्या है ये पोएम पूरी सारी बुक्स में इसको 14 बुक्स का समरी जो है वो मैंने इससे पहले दी है. तो प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ ने अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक की कहानी बताई है, और ये एक लिरिकल बिल्डिंग्सरोमन पोएम कहलाती है. Wordsworth has described various stages of his association with nature. In which stage did he hear the still, sad music of humanity? The boyish, the adult, the final, all of the above. ये जो stages हैं, 3 stages, ये टिंटन एबे में देखने को मिलती हैं. पहले बच्चों वाला जो एक उत्साह है नेचर के प्रति, फिर यंग वाला जो एक प्रेमिका के रूप में नेचर को देखने का, और उसके बाद नेचर को एक गाइड के रूप में देखने का, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी. ये लास्ट स्टेज है, फाइनल स्टेज. 3 स्टेजेस में से ये फाइनल स्टेज का प्यार है नेचर के प्रति. दैट इज द फाइनल स्टेज.
we are laid asleep in body and become a living soul. Then which of the Wordsworth poem does this line occur? Excursion, prelude, rainbow, Tinternebbe. ये जो लाइन है कि हम जो है एक बॉडी में है और एक जीवित आत्मा बन जाते हैं, ये हमें देखने को मिलता है टिंटरनेबे. In which of the four poems Shelley denounces all the forces of tyranny and oppression represented by kings and priests? Queen Mab, The Revolt of Islam, Adonis, Alastor. ये पोयम है शैले की द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, और इसमें शैले ने ये दिखाया है कि किस तरीके से जो किंग्स हैं और जो प्रीस्ट हैं वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देते इसके अगेंस्ट. क्योंकि इसमें भी दिखाया है कि जब रिवोल्ट होता है तो जो रेवोल्यूशनरीज है उन्हें जला के मार दिया जाता है. तो ये रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में उन्होंने अपना एक प्रोटेस्ट जो है वो दिखाया है. One impulse from a vernal wood may teach you more of man, of moral evil and of good than all the sages can. ये लाइन्स टेबल्स टर्न की लाइन्स हैं. इसका ही सिस्टर पोएम है एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई, और ये जो है ये पोएम टेबल्स टर्न में बताते हैं कि वन इम्पल्स, the teachings of nature can give you more than you find in the teachings of books. तो ये पोएम है टेबल्स टर्न, किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा. Who uses the pansies as a symbol of sad thoughts and violets of modesty and innocence in one of his poem? Violet सुनकर मन में आता है कि क्या इसका जवाब कीट्स है? नहीं, इसका जवाब कीट्स नहीं है. ये एक नॉर्मल सा वो है कि ये आता है दिमाग में, बट मैं आपको ये बताऊं एडोनिस जो कि शैले के द्वारा लिखी गई है. एडोनिस एक एलिजी है, पिस्टोरल एलिजी जो लिखी गई है कीट्स की मृत्यु के उपरांत, और इसी में ही पेंजीज जो हैं वो सैड थॉट्स का सिंबल है और वायलेट्स मॉडेस्टी एंड इनोसेंस का. तो ये लाइन ये कौन सी पोयम में है? एडोनिस में, और एडोनिस किसने लिखी है? शैले ने, जिसमें उन्होंने स्पेंसेरियन स्टैंजा का प्रयोग जो है वो किया है. What has been addressed as cloud of fire, an unbodied joy, a golden worm, a rose empowered in green leaves, and a poet hidden in the light of thought. ये सारी सिमिलीज जो यूज करी गई हैं टू अ स्काईलार्क किसकी पोएम है? पीबी शैले की. तो वहां से जो है ये सारी की सारी ये सिमिलीज सारी स्काईलार्क के लिए यूज की गई, अबाबील पक्षी के लिए. तो देखिए ऐसा है, ये 25 क्वेश्चंस मैंने लिए आज लिटरेचर के रोमांटिक एज के. इसी तरीके से पहले रोमांटिक एज के पार्ट्स जो है वो पूरा करा के फिर उसके बाद अगर रोमांटिक एज है फिर उसके बाद अगर रोमांटिक एज करवाए तो जैसे आज रोमांटिक एज करवा दी, कल जो है वो करवाऊं कि मैं जो जिसे कहना चाहिए जो वर्ल्ड लिटरेचर है, लिटरेचर फ्रॉम जो अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका, ये वाला जो है इसका पार्ट कराऊं. तो नोन से अननोन की तरफ चलते हैं. तो पहले नोन है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें और उसके बाद अननोन की तरफ चले. तो ऐसे ही होगा. अभी 25 क्वेश्चंस ये करवाए हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस भी मैंने इसमें लिए हैं. तो चलिए 26 क्वेश्चन पे चलते हैं. ये ग्रामर के एमसीक्यूज हैं. अब ये देखिए, हेयर द एनवायरमेंट इज हेल्दी, ही लाइक्स द फ्री डैश एयर हेयर, नॉन पॉल्यूटेड, अनपॉल्यूटेड, डिसपॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड. तो हमें यहाँ पे बेसिकली डिसपॉल्यूटेड और पॉल्यूटेड तो इसमें ऑप्शन पे बैठते ही नहीं है. दो है, नॉन पॉल्यूटेड एंड अनपॉल्यूटेड. तो कौन सा आना चाहिए? तो इसका जवाब आप लोगों ने सोच लिया होगा और इसका जवाब है दैट्स बी, अनपॉल्यूटेड. अनपॉल्यूटेड का मतलब होता है जिसको पॉल्यूशन छू कर भी नहीं गया, जो बिल्कुल जो है प्रदूषण मुक्त है, दैट इज अनपॉल्यूटेड. तो ये होगा आपका ही लाइक्स द फ्री अनपॉल्यूटेड एयर हेयर. Now question number 2, I have won a lottery, I dash 5 lakh rupees, will get, I'm going to get, would get.
तो यहाँ से आप यहाँ देखिए कि मैंने लॉटरी जो है वो जीत ली है और मुझे जो है 5 लाख रुपए जो है वो मिलेंगे। तो आई हैव, भाई प्रेजेंट की बात की जा रही है तो मुझे मिलेंगे, आई विल गेट। भाई जब ऑब्वियसली जो है वो भाई जीत चुके हैं तो मिलेंगे, आई एम गोइंग टू गेट। तो ये जो है जब फ्यूचर में कोई काम होना होता है तो उसके लिए मतलब वो फ्यूचर का अभी अभी थोड़ी देर में होने वाला प्रोग्राम है फ्यूचर का, तो उसमें क्या करते हैं, आई एम गोइंग टू गेट 5 लाख रुपीज। तो आई एम गोइंग टू, इसमें आपको लग रहा होगा विल गेट भी आ सकता है, विल होता है फ्यूचर के किसी प्रोग्राम को जो दैट कैन टेक प्लेस और दैट कैन नॉट टेक प्लेस, और आई एम गोइंग टू गेट फ्यूचर के, जैसे ये वही चीज है इज आर एम प्लस गोइंग टू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको यूज, या सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये एक जो है वो आता है, और ये होता है जो फ्यूचर अभी अभी निकट भविष्य में होने वाले प्रोग्राम के लिए इसे यूज करते हैं। तो आई एम गोइंग टू गेट 5 लाख रुपीज। अगर ये ना होता तो हम ए लगा देते। क्यों नहीं लगाया ये मैंने आपको रीजन बताया, क्योंकि विल जो है भाई फ्यूचर में होने वाले, दैट इज नॉट फिक्स्ड, फ्यूचर में होने वाले नियर प्रोग्राम के लिए हाँ, और फिक्स प्रोग्राम के लिए हम लगाते हैं कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं, या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, और इसके अलावा जो अभी थोड़ी देर में होने वाला है उसके लिए हम जो है लगाते हैं ये इज आर एम प्लस गोइंग टू। ठीक है, तो ये है आपका, और आई हैव वन, मैंने लॉटरी जीती है तो पैसा तो मिलेंगे ही ना। वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज बोथ एज अ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, व्हाट इज इट। अब आपको ये पता होगा कि काउंटेबल नाउन वो होता है जिसे गिना जा सकता है, और अनकाउंटेबल जिसे गिना नहीं जा सकता। काउंटेबल नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होते हैं, अनकाउंटेबल सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों फॉर्म में यूज हो सकता है। आप देखिए चिकन, चिकन जो है वो मीट के रूप में भी यूज होता है, और जो है मतलब एक फूड आइटम के रूप में भी यूज होता है, और वो जो है एक चिकन जो है वो उसको भी बोलते हैं मुर्गी के बच्चों को। तो हम फूड आइटम के रूप में नहीं गिन सकते, लेकिन जो है मुर्गी के यंग वंस के रूप में उनको गिन सकते हैं। फ्लाइट तो उड़ान, इंक अनकाउंटेबल नाउन है, फिल्म काउंटेबल नाउन है, सिर्फ किसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल के रूप में ले सकते हैं, चिकन को। द आंसर इज ए। When a group of kangaroos start living together, it is called a gang, a troop, a crowd, a mob. तो भाई इसको क्या कहते हैं जब ग्रुप ऑफ कंगारूज जो है वो साथ में रहने लगते हैं। तो ये मैंने इसको जो है वो देखा था कि इसमें क्या कहा जाता है, और एक बार मैं आपको इसके और भी जो वर्ड्स हैं वो जरूर बताना चाहूंगी। तो इसके और जो वर्ड्स हैं वो है, भाई ये चारों ऑप्शन में यही था इसके, या कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। देखिए इसमें जो है इसके लिए ट्रूप और मॉब दोनों जो है वो यूज किया जाता है, और ग्रुप ऑफ कंगारूज यूजुअली 10 और मोर रूज इज नोन एज अ मॉब, ट्रूप और कोर्ट। ठीक है, तो ये इनके लिए जो है कहा जाता है मॉब, ट्रूप और कोर्ट जो है कहा जाता है। तो अब इसमें दोनों ही दे रखे हैं। तो इसमें जो है ये ग्रुप ऑफ कंगारूज को कहीं पर मॉब दे रखा है, कहीं पे ट्रूप भी दे रखा है। यहां पर मैं इसमें मॉब के साथ जाऊंगी, बिकॉज दे आर वेरी सोशल क्रिएचर्स। जब बहुत सारे कंगारूज एक साथ रहना शुरू कर देते हैं तो उन्हें मॉब कहते हैं, बिकॉज दे आर वेरी सोशल क्रिएचर्स। तो मॉब को ट्रूप वैसे तो सभी कहा जाता है, मगर इसमें लिविंग टुगेदर वर्ड आने की वजह से ट्रूप भी हो सकता था, लेकिन इसमें मॉब इसलिए यूज किया गया जब एक साथ रहने लगते हैं तो जो है क्योंकि सोशल क्रिएचर हैं तो मॉब वर्ड यूज किया जाएगा। Bobby saw a duck and her dash of ducklings swimming across the canal. Flock, herd, brood, swarm. तो यहाँ पर जो है डकलिंग्स के उसको फ्लॉक ऑफ डकलिंग्स जो है वो कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्लॉक ऑफ डकलिंग्स। ये कलेक्टिव नाउन है।
दैट इज फ्लॉक ऑफ डकलिंग्स. वी आर गुड फ्रेंड्स डैश, वी डैश ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो यहां पर ये फॉर आ रहा है, और जहां पे सिंस और फॉर आता है वहां पर हम या तो परफेक्ट टेंस यूज करते हैं या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. अब यहां पर जो परफेक्ट टेंस है, अब यहां जो ये नो जो वर्ड है, नो जो है ये कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होता, इसीलिए इसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे. वी हैव नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम. The terrified businessman managed to dash of the snake's head and tried to smash it against the car window. Of the dash snakes, ये आएगा ऐसे, snake's head and tried to. अब आप यहाँ देखिए इस क्वेश्चन, get hold, hold fast, get rid, caught hold. तो यहाँ पर भाई पकड़ने के सेंस में है. The terrified businessman managed to hold fast, यहाँ पे ऑफ सही नहीं बैठ रहा. managed to get rid of the snake's head and tried. तो अगर get rid को मतलब छुटकारा पाना, caught hold इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये सेकंड या थर्ड फॉर्म में यूज किया गया है. तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा जो टू के साथ भी जाए और ऑफ के साथ भी चले. managed to get hold यानी कि पकड़ लेना, तो यहां आएगा get hold, पकड़ लेना, और स्मैश करा कार विंडो से. Lakshmanna, who worked in our neighbor's house for several years, died last week. Select the correct explanation about the relative clause. It tells us which woman, it defines the old woman. It talks about the condition. This clause simply adds an extra information about Lakshmanna. It talks about the probability. एक चीज मैं आपको बताऊं, एक बहुत सिंपल सा तरीका है. अगर हु से पहले और हु वाले क्लॉज के बाद कॉमा आ रहा हो तो वो एक नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होता है. नॉन डिफाइनिंग क्लॉज का मतलब होता है विच प्रोवाइड्स एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. अगर डिफाइनिंग क्लॉज आता है इट मीन्स विच डिफाइंस द नाउन दैट जस्ट प्रीसीड्स द क्लॉज, तो हम कॉमा का यूज नहीं करते. मगर अगर आप यहां देखें तो लक्ष्मणा के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इसका मतलब ये एक नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है. और जब नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है तो ये ए नहीं हो सकता कि इट टेल्स अस विच वुमन. ये विच वुमन के बारे में नहीं बताता, ये कंडीशन के बारे में नहीं बता रहा, ये सिर्फ हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है. ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है, तो इसका आंसर है दैट इज सी. The question that can be asked to get the answer. They play cricket on Sundays. इनमें से आपको ये बताना है इसका इंटरोगेटिव फॉर्म क्या होगा. आप यहाँ क्वेश्चन देखें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है. प्रेजेंट इंडेफिनेट का क्वेश्चन कैसे बनेगा आप देखिए. दे प्ले क्रिकेट ऑन संडेज. व्हेन डू दे प्ले क्रिकेट. व्हेन कब का जवाब देना है, संडेज को, क्योंकि आंसर आ रहा है संडे को, तो व्हेन डू दे प्ले क्रिकेट. अगर डू यू प्ले क्रिकेट ऑन संडेज होता और तो नहीं है. व्हेन डज दे नहीं आ सकता क्योंकि दे प्लूरल है तो डू आएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही बनेगा, इसलिए आंसर आएगा व्हेन डू दे प्ले क्रिकेट. Select the pair of words in which the vowel sounds are not pronounced alike. Vowel sounds: seem, steal, said, deaf, doubt, count, foot, foot. अगर आप इनको पढ़ेंगे आप इनके ऊपर इनके स्पेलिंग्स पर ध्यान मत दीजिएगा. अगर वॉल कभी भी वॉल साउंड्स पूछी जाती है तो इट मींस यू हैव टू प्रोनाउंस दैट पर्टिकुलर वर्ड. तो आप अगर ध्यान से पढ़ें, सीम, स्टील, स्टिल नहीं होता, दैट स्टील, यानी कि बड़ी ई की मात्रा आ रही है. सेड, डेफ, से, डे, दोनों में एक से ए की मात्रा. डाउट, आउ, काउंट, आउ, फुट, फूड, छोटा ऊ बड़ा ऊ. तो यहां पर भले ही दोनों में डबल ओ आ रहा है, लेकिन ये जो वॉल का साउंड है दैट इज डिफरेंट. तो इसका आंसर है फुट एंड फूड. डॉक्टर्स हु एग्जामिन्ड, डॉक्टर्स ये apostrophe s नहीं आएगा, who examined the mummified body of Tutankhamun reported that he had a small depression on his cheek. Here the word mummified body means a live body, a body with serious
illness, a dead body preserved from decay with special substances, hollow sunken body. mummified body का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जिसको प्रिजर्व करके रखा जाता है विशेष लेप लगाकर, और तुतनखामन की बॉडी को लेप लगाकर रखा गया था. तो a dead body preserved from decay with special substances. Pauline did not like the class, so she dashed when the teacher was not looking. Choose the correct phrasal verb. Slipped out, slipped, slipped in, slipped over. आप जानते हैं कि slipped in का मतलब होता है अंदर आना, और slipped out का मतलब होता है चुपके से बाहर जाना. तो क्लास पसंद नहीं आ रही तो चुपके से बाहर चले गए, तो इसका आंसर होगा that is slipped out. His courage won him honor. Her courage is an abstract noun, a common noun, an adjective, a collective noun. His courage, यहां पर अगर आप देखें तो courage जो है ये एक क्वालिटी है, और जो है courage हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव सिर्फ नाउन के पहले लगता है, लेकिन ये है कौन सा नाउन? ये एक क्वालिटी है, तो क्वालिटी के नाम को क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. करेजियस होता तो होता एडजेक्टिव. You must finish your homework today. In this sentence, must is used to express. Must यहां पर क्या बता रहा है? Willingness, wish, ऑब्लिगेशन, रिक्वेस्ट. मस्ट का यूज है. अब आज तो होमवर्क पूरा करना ही होगा, ये जरूरी है, और जब जरूरी है तो दैट इज ऑब्लिगेशन. भाई करना ही होगा, करना ही करना है. आप जो है इस चीज से छूट नहीं सकते, तो जो है करना ही करना है. तो इसीलिए यहां पर आपका आंसर आना चाहिए ऑब्लिगेशन. ठीक है जी. एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन. Shakespeare is one of the greatest poets. This sentence can be rewritten without changing the meaning as. ये भाई आपका ट्रांसफॉर्मेशन है. One of the greatest poets है, अगर सुपरलेटिव डिग्री में लिखा है तो आपको इसको पॉजिटिव डिग्री में आप कैसे चेंज करेंगे? अगर ये होता शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट पोएट्स तो क्या आता? और ये जो है वन ऑफ है, वन ऑफ का मतलब है भाई बहुत सारों में से एक. तो यानी कि थोड़े बहुत और भी हैं जो शेक्सपियर जितने ही महान हैं. तो थोड़े बहुत के लिए हम क्या यूज करते हैं? वेरी फ्यू. अगर ये होता शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट पोएट तो होता नो अदर पोएट्स इन इंग्लैंड इज एज ग्रेट एज शेक्सपियर. लेकिन यहाँ वन ऑफ आया हुआ है, तो वन ऑफ का मतलब होता है कि भाई बहुत सारों में से एक, यानी कि और भी हैं जो शेक्सपियर जैसे महान हैं. तो जब वन ऑफ आता है तो वन ऑफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं वेरी फ्यू से. तो वेरी फ्यू पोएट्स आर एज ग्रेट एज शेक्सपियर. तो ये था हमारा आज का सेशन. थोड़ा सा लंबा हो गया, 42 मिनट्स का हो गया भाई. 5-6 मिनट तो मैंने जो है अपना उसमें आपको चीज़ें बताई हैं. उसके बाद 40 क्वेश्चंस हैं. आई होप कि ये सेशन नोन से अननोन की तरफ चल रहे हैं. इसीलिए आज जो रोमांटिक एज है उसका एक पार्ट कराया है. अब नेक्स्ट लूंगी वो एक अननोन पार्ट जो है, जो आप जिसके बारे में कम जानते हैं वो लूंगी. ग्रामर का सेक्शन साथ में लेते हुए उसके बाद फिर नोन लूंगी, फिर अननोन लूंगी. इस तरीके से चीजें मैंने कराने की सोची. और भैया पहले ही बता रही हूँ, मेजर फैक्ट्स ऑफ लिटरेचर इसी का पार्ट थे, लेकिन जब तक टैग लगाओ ना लोग समझते नहीं. तो इसीलिए हमने EMRS का वो करा है. ये आपका सेशन बेसिकली EMRS के लिए. आपको सिलेबस भी बताया है, सारी चीज है. तो वीडियो को जब देखो तो इतनी जो है ऐसी तो बुरी में लगती नहीं कि आप मेरी जो है सुन ना सकते. तो प्लीज जरा ध्यान से सुन लीजिएगा मैंने क्या कहा है. ठीक है जी. चलिए इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय.